अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हीर है और आज की हमारी ये हॉरर स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। इस तरह करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक फैमिली के बेटे के साथ उस वक्त पेश आया था जब वो महज 8 साल का था। तो चलिए ये वाकया उस लड़के की माँ की जुबानी सुनते हैं। ये उस वक्त की बात है जब हम पाक कॉलोनी में रहते थे। हम 2 बहनें और 2 ही भाई हैं और सब शादीशुदा हैं। हम सब बहन भाई अपनी अपनी जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ थे, फिर भी हमारा एक दूसरे से मिलना मिलाना रहता था। मेरी बड़ी बहन अजरा की बेटी की सालगिरह थी। उसने हम सबको मदऊ किया। वो हर साल अपनी बेटी की सालगिरह मनाया करती थी, कभी धूमधाम से तो कभी घर पर ही घर वालों के साथ मना लिया करती थी। इस बार उन्होंने बेहद इसरार करके मुझे बुलाया था। दोनों भाभियों से कुछ अनबन थी, इसीलिए उन्होंने इन्हें नहीं पूछा था। उन्होंने मुझे शायद बुलवाया था कि कोई तो अपना उनकी खुशियों में शरीक होता। बहरहाल मैंने अपने शोहर से चलने की बात की तो उन्होंने काम की ज्यादती का कहकर मना कर दिया। अलबत्ता मुझे जाने की इजाजत दे दी। उस वक्त मेरा सिर्फ एक ही बेटा था, इमरान। अकलौता होने के बावजूद वो बहुत ही प्यारा और खामोशतबा बच्चा था। मैं अपने बेटे इमरान के साथ बहन के घर पहुंच गई जो शाह फैसल कॉलोनी में रहती थी। सर्दियों के दिन थे, इसलिए 7:30 बजे ही रात का समा महसूस हो रहा था। मैंने बहन से कहा, अब मुझे इजाजत दो, रात ज्यादा ना हो जाए और मुझे फिर अकेले जाना है, इसलिए मेरा जल्दी चले जाना ही बेहतर है। सालगिरह से हम काफी देर पहले फारिग हो चुके थे। खाने के बाद अब कॉफी का दौर चल रहा था। कॉफी पीते ही मैंने बहन से रुखसत चाही। वो कहने लगी, ठहरो मैं अभी आती हूँ। जब वापस आई तो उनके हाथ में मेरे शोहर इफ्तिखार के लिए खाना था। कहने लगी, ये इफ्तिखार के लिए है, तुम चलो, मैं वहीद को तुम्हारे साथ भेजती हूँ। वो तुम्हें स्टॉप तक न सिर्फ छोड़ कर आएंगे बल्कि रिक्शा वगैरह भी करा देंगे। मैं वहीद भाई के साथ इमरान के हमरा रवाना हुई। घर से निकलकर हमें काफी लंबा रास्ता पैदल चलना था, फिर जाकर सवारी के लिए रोड आता था। गुजरते वक्त के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा था, इसलिए लोग भी जल्द ही अपने अपने घरों में चले गए थे। खुद मुझे बेहद सर्दी महसूस हो रही थी। मैं चाह रही थी कि जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाऊं। सर्दी से मेरा बुरा हाल था। मैं जो अपने साथ गर्म कपड़े लाई थी वो इस सर्दी के लिए नाकाफी साबित हो रहे थे। हम जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। आगे ट्रेन की पटरियां शुरू हो जाती थीं, जिनको क्रॉस करने के लिए 4 चुंगियां बनाई गई थीं। ऊपर से ट्रेन गुजरती और लोग चुंगी के नीचे से गुजरते थे। मैंने सुन रखा था कि इन चुंगियों के आसपास का इलाका आसेबी है। लोग इधर से गुजरते हुए कतराते थे। एक तो रात का वक्त, ऊपर से आसेबी चुंगियों के नीचे से गुजरने के ख्याल से मेरा दिल बैठा जा रहा था। जैसे जैसे चुंगी नजदीक आती जा रही थी, मेरे दिल की धड़कन की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। दिल की उछल कूद से मेरे पसीने छूट गए थे। मैंने इमरान का हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। खौफ से मेरा जहन मऊफ हो चुका था और तमाम कुरानी आयात मेरे जहन से महव हो चुकी थी। इसी दौरान हम उस चुंगी से गुजरकर दूसरी तरफ आ गए और कुछ आगे चलकर सड़क पर आ गए। यहाँ से हमें रक्षा करना था, मगर रक्षे वाले हमारे इलाके का सुनकर आगे बढ़ जाते थे। बड़ी मुश्किलों से एक रक्षे वाला राजी हुआ तो उसने भी डबल किराए का मुतालबा किया, जिस पर मैं मजबूरन राजी हो गई। वहीद भाई ने हमें रक्षे में सवार कराया और रक्षे वाले को सही सलामत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देने की तलकीन करके चले गए। रक्षा तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता जा रहा था। बिलाखिर हमारा घर आ गया। इस दौरान हमारे साथ कोई भी गैर मामूली वाकया पेश न आया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने महसूस किया था कि इस सारे सफर के दौरान इमरान बिल्कुल खामोश बैठा। ये अपनी नन्ना सही लेना चाहता है बड़े कदम, इसीलिए इसके नन्हे पेट के लिए करीब नेक्स्ट लागनी की बड़ी सा रहा था और मुझसे यकसर लाताल्लुक रहा था। मैं समझी कि थकन की वजह से है, इसलिए कुछ कहना मुनासिब न समझा। रक्षे वाले को पैसे अदा किए और दरवाजे पर दस्तक दी। इफ्तिखार ने दरवाजा खोला। मैं अंदर आ गई। इफ्तिखार ने कहा, इमरान कहाँ है? उनके पूछने पर मैंने मुड़ कर देखा तो वो सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे।
اور واقعی عمران نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ عمران کہاں ہے؟ ابھی تو وہ میرے ساتھ رکشے سے اتر کر دروازے تک آیا تھا، پھر کہاں چلا گیا؟ اچھا تم رکو، میں باہر دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر افتخار باہر نکل گئے۔ کافی دیر بعد ان کی واپسی ہوئی مگر عمران ان کے ساتھ نہ تھا۔ کہنے لگے میں نے تو عمران کو ہر جگہ دیکھا مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کہیں تم اسے وہیں تو نہیں چھوڑ آئی؟ یاد کرو اسے کہاں چھوڑ کر آئی ہو؟ افتخار میرا یقین کریں، میں سچ بول رہی ہوں، میں عمران کو اپنے ساتھ لائی تھی تو پھر وہ کہاں چلا گیا؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا ہے؟ افتخار کے لہجے کی برہمی مجھے مارے ڈال رہی تھی۔ عام طور پر وہ مجھ سے ایسے کبھی بات نہیں کرتے تھے مگر عمران کے معاملے میں کوئی کوتاہی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ عمران کی عدم موجودگی ان کا پارا ہائی کیے دے رہی تھی۔ ابھی ان کی پوچھ گچھ جاری تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہم دونوں نے چونک کر فون کی طرف دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تب افتخار نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم، کون بول رہا ہے؟ میں اسرا بول رہی ہوں۔ میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ سائرہ عمران کو یہیں چھوڑ گئی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وحید کسی کام سے باہر نکلے تو دیکھا کچھ لوگ عمران کو لا رہے تھے۔ عمران نے وحید کو پہچان لیا تھا تو لوگ اسے وحید کے حوالے کر کے چلے گئے۔ اب عمران ہمارے پاس ہے مگر وہ بہت پریشان ہے، کہہ رہا ہے کہ اسے اپنے گھر جانا ہے۔ اب اگر مناسب سمجھیں تو اس کو آ کر لے جائیں یا پھر اسے فون پر سمجھا دیں تو اسے کل آ کر لے جائیے گا۔ یہ جان کر کہ عمران شاہ فیصل میں موجود ہے مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں خود اسے اپنے ساتھ لائی تھی، اور اگر عمران وہیں شاہ فیصل میں رہ گیا تھا تو پھر وہ کون تھا جس نے سارے راستے میرے ساتھ سفر کیا تھا؟ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں توڑ گئی تھی۔ افتخار نے اسرا باجی سے کہا آپ عمران سے کہیں میں اسے ابھی لینے آ رہا ہوں، بس کچھ ہی دیر لگے گی۔ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، تب تک میں اسے بہلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اسرا باجی نے فون بند کر دیا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی سائرہ، بچے کو وہیں چھوڑ کر آ گئی ہو، کوئی ہوش ہی نہیں ہے تمہیں، اور پھر تم کہتی ہو کہ تم اسے ساتھ لائی تھی۔ اگر ساتھ لائی تھی تو پھر وہ اتنی دور واپس کیسے چلا گیا؟ لاپرواہی کی حد کر دی تم نے۔ میرے شوہر مسلسل بڑبڑا رہے تھے اور میں شرمندگی سے زمین میں دھسے جا رہی تھی۔ اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ میں اپنے ساتھ اپنے بیٹے عمران کو لائی ضرور تھی، اب وہ دوبارہ وہاں کیسے پہنچ گیا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ میرا ذہن یہ بات ماننے کو قطعی تیار نہ تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ نہ لائی تھی۔ اگر وہ میرے ساتھ آیا تھا تو پھر اتنی جلدی دوبارہ کیسے شاہ فیصل پہنچ گیا؟ اگر فرض کر لیا جاتا کہ عمران وہی رہ گیا تو پھر میرے ساتھ کون تھا؟ یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ اچانک دروازے پر دستک سنائی تھی۔ میں فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ کون ہے؟ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ میرے پوچھنے پر افتخار کی آواز سنائی تھی۔ سوچو میں وہ گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے جھٹ دروازہ کھول دیا۔ افتخار نے پورا دروازہ کھلوایا اور اپنی بائک اندر لائے۔ میں نے دیکھا وہ اکیلے اندر آئے تھے، عمران ان کے ساتھ نہ تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے پوچھا آپ عمران کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ میری بات پر افتخار نے چونک کر اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ارے یہ عمران کہاں چلا گیا؟ ابھی تو میرے ساتھ بائک پر آیا ہے، پھر یہ اچانک بتائے بغیر کہاں چلا گیا؟ پھر انہوں نے جلدی سے اپنی بائک صحن میں کھڑی کی اور خود باہر نکل گئے۔ کافی دیر بعد ان کی واپسی ہوئی تو عمران ان کے ساتھ نہ تھا۔ وہ کہنے لگے ابھی میں اسے اپنے ساتھ بائک پر بٹھا کر لایا ہوں، راستے میں اس سے باتیں بھی کی ہیں، گھر تک آنے کے بعد وہ اچانک کہاں چلا گیا؟ ابھی ہم عمران کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہم چونک اٹھے۔ افتخار نے آگے بڑھ کر فون ریسیو کیا۔ ہیلو جی، السلام علیکم افتخار بھائی، آپ جاتے ہوئے عمران کو تو یہیں چھوڑ گئے؟ دیکھیں تو وہ کتنا رو رہا ہے، اس کی ایک ہی ضد ہے کہ گھر جانا ہے، آپ پلیز آ کر اسے اپنے ساتھ لے کر جائیے۔ اور ویسے آپ دونوں میاں بیوی اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ بھی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے؟ اس بار آپ دھیان سے لے کر جائیے گا، کیونکہ پہلے سائرہ اسے لے جانا بھول گئی، اب آپ اسے وہاں چھوڑ گئے۔ یہ مسلسل یہی رٹ لگائے ہوئے ہے کہ گھر جانا ہے، گھر جانا ہے۔ میں اسے روکنے کی بہت کوشش کر رہی ہوں مگر یہ تو روکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کو ابھی آنا پڑے گا، اس لیے جلدی آئے اور اسے ذمہ داری سے ساتھ لے کر جائیں۔ بہن کی کال کہاں تھی؟ ایک بم دھماکہ تھا جو ہمارے سروں پر پھٹا۔ اگر عمران کو نہ لانے کی غلطی مجھ سے ہوئی تھی تو افتخار سے یہ غلطی کیسے ہو گئی؟
क्योंकि वो तो उसको अपने साथ बाइक पर बिठा कर लाए थे। घर तक आकर फिर अचानक वो दोबारा शाह फैसल कैसे पहुंच गया था? ये सवालात न थे, लम्हा फिक्रिया था जो हमारे खौफ में इजाफा कर रहे थे। ये क्या हो रहा था? एक इतना छोटा बच्चा अकेले इतनी दूर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया, जबकि रात के वक्त वहां के लिए किसी सवारी का मिलना भी मुश्किल था। अगर फर्ज कर लेते कि वो किसी तेज रफ्तार सवारी के जरिए वहां पहुंचा था, तो फिर रोने का क्या जवाब था? मेरे साथ साथ अब तो इफ्तिखार भी हैरान और परेशान थे कि अभी तो मैं खुद उसे अपने साथ बाइक पर बिठा कर लाया था। रास्ते पर साथ रहा, घर पहुंचने के बाद दोबारा शाह फैसल कैसे और किसके साथ चला गया? मुझे तो ये कोई और ही मामला लग रहा है। सायरा, आप अभी इन बातों को छोड़ें, प्लीज जाकर इमरान को लाएं, वहां सब परेशान हो रहे हैं। मेरे शोहर ने अपनी बाइक दोबारा निकाली और इमरान को लेने के लिए रवाना हो गए। इमरान की बार बार शाह फैसल पहुंच जाने की वजह से अब बहन और बहनोई को भी मामला गड़बड़ लग रहा था। इफ्तिखार के वहां पहुंचने पर उन्होंने अपने खदशे का इजहार किया। इफ्तिखार ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इस पर बहनोई ने कहा, मुझे लगता है ये सब उस चुंगी के नीचे से गुजरने की वजह से हो रहा है। लोग यूं ही नहीं उस चुंगी के पास से गुजरते हुए खौफ खाते। अब क्या करें फिर? इफ्तिखार भाई, आप मेरे साथ इमरान को लेकर चले। ये लोग इमरान को मस्जिद के पेश इमाम के पास लेकर पहुंचे। उन्होंने इमरान का जायजा लिया तो उन्हें इमरान की आंखें चढ़ी हुई महसूस हुई। वो समझ गए। उन्होंने कहा कि ये लड़का आसिबी झपेटे में आ गया है। फिर उन्होंने उस पर दम किया और लोहे कुरानी लिखकर गले में पहनाने के लिए दिया और कहा, मैंने इसको वक्ती तौर पर महफूज कर दिया है, मगर आप इसे किसी माहिर आमिल को जरूर दिखाएं, वरना गैर मर्रई शय इसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। और अभी सफर से गुरेज करें। घर आकर इफ्तिखार ने वहीं से फोन करके तमाम सूरत हाल बताकर कहा, तुम दरवाजे खिड़कियां अंदर से अच्छी तरह बंद कर लो। जरूरी समझो तो अपने भाई को बुलवा लो, सिर्फ आज के लिए। कल तो मैं आ जाऊंगा। आज पेश इमाम ने सफर करने से मना किया है। ठीक है इफ्तिखार, ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं रह लूंगी। बस आप इमरान का ख्याल रखिएगा। दूसरे दिन जल्द ही इफ्तिखार की वापसी हो गई। इमरान साथ आया, मगर वो अब पहले की तरह हशाश बशाश नहीं लग रहा था। कुछ खामोश खामोश और बुझा बुझा सा था। इफ्तिखार ने मुझे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, मैं किसी आमिल का पता करता हूँ। वक्त गुजरता रहा, मगर हमें कोई अच्छा आमिल न मिल सका। लोगों के बताने पर जिस आमिल के पास जाते, या तो वो जाली होते या फिर वो उसका इलाज करने में नाकाम रहते। मगर हमने भी हिम्मत न हारी। आखिरकार हमें एक पहुंचे हुए बुजुर्ग का पता मिल ही गया। इस दौरान इमरान कई बार बीमार पड़ चुका था, ऐसा कि उसकी जान के लादे पड़ गए थे। जिसने जैसा बताया वही किया, मगर नतीजा सिफर रहा और इमरान दिन ब दिन कमजोर होता चला गया। अब हमें जो उन बुजुर्ग का पता चला तो पहली फुर्सत में हम उनके पास पहुंचे। उन्होंने इमरान को देखते ही बता दिया कि इस पर शैतानी जिन्नात का कब्जा है। आपने आने में देर की है। मैं मुकम्मल तौर पर उनके शर से इस बच्चे को निजात तो दिला दूंगा, मगर अब तक वो इसको जितना नुकसान पहुंचा चुके हैं उसका अजाला मुमकिन नहीं। यूं समझ लें, उन्होंने इसके जिस्म में जहर दाखिल कर दिया है, जिसको निकालना किसी के बस की बात नहीं। अलबत्ता मैं आपको ये तावीज़ात दे रहा हूँ, इसे अब इसके गले में डाल दें। कोशिश करें हर वक्त बावजू रहें, नमाज रोज़े की पाबंदी करें। साथ जितने भी वज़ाइफ बता रहा हूँ उन्हें बाकायदगी से करें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी के मामलात बेहतर हो जाएंगे। हमने उन्हें हदिया देना चाहा तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि इसका सिला उन्हें अल्लाह देगा। हम उनकी नसीहत अपने पल्लू से बांधकर घर आ गए। हमने उनकी नसीहत के मुताबिक तमाम वज़ाइफ किए। इमरान को तावीज़ भी बांध कर रखे। इमरान के नाम का सदका जारिया भी करते रहे। आखिरकार 2 महीने की सख्त जद्दोजहद के बाद इमरान बिल्कुल ठीक हो गया, मगर उसकी सेहत पहले जैसी ना रही और ना ही किसी दवा या टॉनिक से बन सकते। कराची में ये पुरअसरार आसिबी चुंगी आज भी मौजूद है और वहाँ के रहने वाले इस इलाके के महल्ले वकूफ़ से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।